जय हिंद अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों। मित्रों, आज का जो शीर्षक है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। शॉर्ट में से कह सकते हैं NCF 2005। आज इसका अपन लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि कामयाबी के लिए सिर्फ पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। कामयाबी के लिए आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है, आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। आपने एक्टर आमिर खान का नाम सुना होगा। आमिर खान किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ आत्मज्ञान को समझता है। हमें मौका मिले तो हमारा ज्ञान प्रतिभा के रूप में उभर करके आता है। जैसा कि आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब रैली निकलती है, उस रैली में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं जिन्हें राष्ट्रपति महिमाहीन पुरस्कृत करते हैं। क्या आपने सोचा होगा कि उन बच्चों के अंदर प्रतिभा, ज्ञान, साहस कूट कूट करके भरा होगा। बालक के अंदर प्रतिभा अमिट होती है। प्रतिभा के बल पर ही वो कामयाब होता है। आइए आज उसी प्रतिभा का अपन लोग अध्ययन करते हैं। नेशनल करिकुलम्स फ्रेमवर्क, इसका निर्माण के पीछे भी बहुत सारा इतिहास है। कोरिकुलम्स लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा कोरिकुलम्स के अनुसार खेल का मैदान होगा, अर्थात बालक को यदि हम स्वतंत्र अवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दें तो बालक जीवन के प्रत्येक मोड़ पर निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए कोरिकुलम्स लैटिन भाषा से लिया गया। पूरा जो शब्द बनता है नेशनल कोरिकुलम्स फ्रेमवर्क SCF 2005। जैसा कि बोर्ड में अंकित है 2088, 2000 और 2005 का भी विशेष योगदान। देखिए, सबसे पहले इस चित्र को अपन करते हैं। एक तरफ लिखा है सभ्यता और एक तरफ लिखा है प्रगति। रविन्द्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना होगा, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रतीक से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव के पीछे आखिर साइकोलॉजी क्या थी, दर्शन क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार एक बालक को एक कीमती उपहार दे दिया जाए, वह बालक कीमती उपहार को पा करके वो व्यक्तियों से, अपने समुदाय से और शिक्षाकार से अलग हो जाता है। कुछ समय बाद उसका मन परिवर्तन हो जाता है, वास्तविक ज्ञान से वो दूर हो जाता है। यदि बालक को वास्तविक ज्ञान का बोध कराना है तो हकीकत में तथा सजीव वस्तुओं से उसको परिचित कराया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध के द्वारा ही इस पाठचर्या की रूपरेखा की नींव रखी गई थी। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो बिंदु इस प्रकार के हैं। इस राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। समझ में आपके आ गया। दूसरा पॉइंट बनता है निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। NCF के जो निर्देशक हैं वो कृष्ण कुमार। NCF का जो मूल सूत्र होता है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीज ज्ञात है उसको सबसे पहले समझाना होगा और उसी के बदौलत फिर अपन लोग अज्ञात की ओर चलेंगे। जो चीज हमें सजीव रूप में दिखाई देती है, बालक को सबसे पहले सजीव से परिचित कराएंगे, फिर इसके बाद अपन अमूर्त स्थिति में ले जाएंगे। इस कोरिकुलम्स के अंतर्गत, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसमें त्रिभाषा का बहुत ही योगदान है, अर्थात बालक को त्रिभाषा का ज्ञान कराते हैं। प्राथमिक तौर पर हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा का। इस कोरिकुलम्स के अनुसार बालक अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करता है। आइए मूल बिंदु कुछ और देखें अपन।
मूल सूत्र जो है वो है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, माने बिना दबाव के बच्चे को सीखने का अवसर दिया जाए। तो बच्चे भी धीरे धीरे नवीन ज्ञान को एकत्रित करके, नवाचार को एकत्रित करके कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो वास्तव में असंभव होते हैं। जो पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु होता है वो बाल केंद्रित होता है, अर्थात हमें विद्यार्थी के अनुसार, बालक के अनुसार ही हमें शिक्षण विधियों को निर्धारित करना होता है। उसी के आधार पर, उसी की रुचि के आधार पर, उसी की लगन के आधार पर हम उसको शिक्षित करने की कोशिश करते हैं। इस कुरुकुलम्स का जो सिद्धांत है वो है नवीन सोच। हर विद्यार्थी के अंदर नवीन सोच होगी, तर्क वितर्क भी करता होगा, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं भी होंगी, बहुत सारा वो चिंतन भी करता है। आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और उन्हीं गुणों के कारण विभिन्न प्रकार के प्रश्न ऐसे करते हैं कि उनके उत्तर देने में हमें कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इसका उद्देश्य देखें। इसका जो मूल उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसका जो परिणाम है, किस आधार पर इसमें परिणाम प्राप्त होता है, किस प्रकार से परीक्षा दी जाती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चे का कक्षा 1 से लगा करके 1, 2, 3, 4, 5 इन सबका सतत और व्यापक मूल्यांकन अपन क्रम से करते हैं। शिक्षण विधि स्वयं करके सिखाया, बालक को स्वयं करके सिखाने पर विशेष बल दिया जाता है। आइए नेक्स्ट में अपन इसके ऐतिहासिक पर पर्दा डालते हैं। ऐतिहासिक पर इसका नजर डालेंगे अपन। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। कब रखा गया है? 1976 को। तब से अनवरत शिक्षा में कई संशोधन होते हैं, बहुत सारे सुधार देखने को मिलते हैं। समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता है। 1986 में सबसे पहले स्कूल पाठ्यक्रम पाठचर्या का निर्माण हुआ। कुछ समय के बाद 1986 में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा भी रखी गई थी। 1993 में पाठ्यक्रम को बोझ से मुक्त कराने के लिए प्रयास किए गए थे, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता था कि बालक अपने बैग पर विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम ले जाता है और पाठ्यक्रम उस बच्चे के वजन से भी अधिक हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसको अध्ययन अध्यापन करने में परेशानियां आती हैं। तो बिना बोझ की शिक्षा हो ऐसा प्रयास किया जा रहा था। तो 1993 में यशपाल ने प्रयास किया और इसे यशपाल दस्ता के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन बिना बोझ की शिक्षा के रूप से जानते हैं। 2000 में एनसीईआरटी का निर्माण किया गया था, लेकिन 5 साल और समीक्षा की गई और उसमें संशोधन किए गए। सन 2014 और 15 जुलाई 2004 को एनसीईआरटी द्वारा एनसीईआरटी का निर्माण किया गया और इसे 2005 में पूर्ण रूप से संशोधन करके लागू किया गया। इस कुरुकुलम्स के अंतर्गत हमारी शिक्षा में, हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बालक स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से अपने तर्क वितर्क, चिंतन, अध्ययन विभिन्न विधियों के आधार पर करने की कोशिश करता है। मित्रों, 14 से 19 जुलाई 2004 एनसीईआरटी की कार्यकारिणी में बैठक। उस बैठक के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। 1993 महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 1993 में शिक्षा बिना बोझ के का प्रारंभ हो गया था। इसके लिए मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और शिलोंग में शिक्षाविदों द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
उससे निष्कर्ष निकाले गए। निष्कर्ष निकालने के बाद 2005 में एक नवीन दस्तावेज लागू किया गया जो SCF 2005 के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने और राष्ट्रीय फोकस समूह का जो गठन हुआ उसमें 21 पॉइंट निर्धारित किए गए। इसके जो मूल आपके अध्याय हैं वो आपके 5 हैं। अब आइए आओ देखें अपन इसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इस सिद्धांत से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। पहला सिद्धांत क्या कहता है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। देखिए, स्कूल का ज्ञान ही सीमित नहीं होना चाहिए। बालक को चतुर्मुखी विकास के लिए बाहरी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होना चाहिए। बच्चे को रटने की प्रणाली पर बल नहीं देना चाहिए। बच्चे को स्वयं सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चे को स्वतंत्र किया जाए, उन्मुक्त किया जाए और बिना दबाव के यदि पढ़ाई कराई जाए तो बच्चा अधिक सीख सकता है। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम का संवर्धन इस प्रकार से हो कि बच्चों का बहुमुखी विकास हो। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बच्चे छोटे में ही बहुत बड़ा काम करते हैं। बच्चों की जो शिक्षा का मूल आधार है वो बचपन से ही प्राप्त होता है। बचपन से ही बच्चे बहुमुखी विकास के लिए अग्रसर होते हैं। परीक्षा को, जो नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा को लचीला बनाया जाए। परीक्षा अक्सर ये देखा जाता है कि परीक्षा बहुत बड़ा दबाव होता है। परीक्षा शब्द सुनते ही अच्छे की रूह कांप जाती है। यहां तक कि मैंने एक लेख पढ़ा था परीक्षा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परीक्षा शब्द से डर लगता है। अक्सर विद्यार्थी भी परीक्षा शब्द से डरता है। परीक्षा का प्रकार या रूप बदलना चाहिए और इसको लचीला भी बनना चाहिए। कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे के साथ में अनुस्पर्धा करना, ये सारे गुण जीवन के महत्वपूर्ण जो गुण हैं वो कक्षा में ही बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है आपका एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित। एक पन्नाधार दीपदार आपने नाटक पढ़ा होगा। देश के लिए, देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उस नाटक में प्रजातांत्रिक देशभक्ति का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर देश की भावना, अखंडता में एकता, आपसी सद्भाव इत्यादि गुण समाहित होते हैं। प्रत्येक बालक भी देश की उन्नति चाहता है, देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है और देश के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। आइए मित्रों, एक उदार सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। सृजन करना, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे विभिन्न प्रकार के खिलौने लेकर के सृजनात्मक काम करते हैं। वो गुण, वो तर्क उनकी शिक्षा का आधार होता है। बच्चे के अंदर तर्क वितर्क की क्षमता विकसित होती है। न समझ जो व्यक्त होते हैं, संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा होता है। इसलिए देश के प्रत्येक बच्चे को अवसर मिलना चाहिए। विकास के विभिन्न अवसर यदि प्राप्त होते हैं तो बच्चा निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। प्रत्येक बच्चे के अंदर प्रतिभाएं कूद कूद करके भरी होती हैं,
उन प्रतिभाओं के आधार पर बच्चा अपना विकास सुनिश्चित करता है। आज राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट में हम इसके विभिन्न उद्देश्यों पर, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि नियम और अधिनियम बनते ही रहते हैं। उन नियमों का पालन करना, उन नियमों को सुचारू रूप से ढालना, उनके अनुसार करना वास्तव में हमारे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करता है। हमें इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। हम आंतरिक भाव से, हम अपनी बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ही मानवता के साथ हम इन नियमों का पालन करें और दूसरों को पालन कराने के लिए प्रयास करें। मित्रों, जय हिंद,